नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है कि जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि हमारी जो नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है, नेट जेआरएफ 2023 की जो परीक्षा है वो 12 जून से प्रारंभ होने वाली है और कब तक चलेगी? 22 जून तक। कब तक? 12 जून से 22 जून तक। 22 का बजाय 23 भी हो सकता है, ठीक है। 12 जून से लेकर 22 जून तक ये परीक्षा चलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 24 मई हो चुकी है शायद, तो 24 मई से हम बात करें तो लगभग हमारे पास 25 दिन बचे हैं हमारे पास, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है तो हम बीच में ले लेते हैं। हम मान लेते हैं 12 से लेकर 18 के बीच में हमारा नंबर आ सकता है, तो लगभग 20 या 25 दिन हमारे पास बचे हैं। तो 20 या 25 दिन में हम किस प्रकार तैयारी करें कि आर या पार, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का ही सही, ऐसी कंडीशन में हम किस प्रकार तैयारी करें? तो उसके लिए थोड़ा सा कहने से तात्पर्य है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं, अब मैं अलग अलग बताना चाहूँगा सभी के लिए। अलग अलग की हम बात करते हैं तो एक तो सबसे पहले मैं पुराने विद्यार्थियों के लिए बात करूँगा। पुराने जो विद्यार्थी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि एक तो अब तक उन्होंने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से रिवाइज कर लें। एक बात, जो भी अब तक पढ़ा है उसका अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो नहीं पढ़ा है उसमें विस्तार पर न जाएं, विस्तार पर बिल्कुल न जाएं। और जो टॉपिक बचे हुए हैं छोड़े किसी भी स्थिति में नहीं, उन पर सरसरी निगाह अवश्य मार लें, सरसरी निगाह अवश्य मार लें। कहने से तात्पर्य यह है कि कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी न पढ़ा हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है कि जिस रचना के बारे में, जिस बिंदु के बारे में हम नहीं पढ़ पाते हैं, उस बिंदु के बारे में सबसे आसान प्रश्न आ जाता है, सबसे आसान। तो ऐसी स्थिति में ऐसा होना चाहिए कि आप, और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बिंदु आप छोड़कर जाते हो उसमें से आसान प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उस आसान प्रश्न को क्या है, कोई छोटी सी गाइड पढ़ने वाला विद्यार्थी भी उसको कर जाएगा। अब उसने जब कर लिया तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आसान वाला नहीं आया तो आपको एक कठिन वाला प्रश्न करना पड़ेगा। तो कठिन वाला प्रश्न जो करना पड़ता है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए या आगे बढ़ने के लिए या अपने अंकों को अधिक बढ़ाने के लिए आपको कोई भी आसान प्रश्न जो है वो छोड़ना नहीं होता। उसके लिए आपको पूरा पाठ्यक्रम आपकी नज़र में होना चाहिए, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम। चाहे आप उसके बारे में, जैसे कोई नाटक है तो नाटक के बारे में चाहे आप 10 लाइनें ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर कि नाटक के रचयिता कौन थे, उसके पात्र कौन थे और उसमें क्या छोटी बड़ी कहानी थी, उसकी मुख्य बात क्या थी, कितने अंकों में था, कितने दृश्यों में था, इस तरह से एक बिल्कुल, और किस प्रकार की शैली उसमें प्रयोग की गई थी या कोई महत्वपूर्ण बात उसकी थी, तो वो इस तरह से चाहे आप उस विधा के बारे में 10 लाइनें ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। अब ये तो थी पुराने बच्चों के लिए, ठीक है, पुराने बच्चों के लिए। अब आती है नए विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। बिल्कुल नए से तात्पर्य बिल्कुल भी नए नहीं होने चाहिए, ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिल्कुल नयों की तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लगा तो तीर नहीं तो तुक्का ही सही। ऐसी स्थिति में क्या है, नेट की हम बात करते हैं तो ये मेरे पास पाठ्यक्रम है, मैं इसमें देख रहा हूँ कि लगभग 10 इकाई इसमें दे रखी है। कितनी इकाइयाँ दे रखी हैं इसमें? 10 इकाइयाँ दे रखी हैं। 10 इकाइयों में क्या है, पहला जो है हिंदी भाषा और विकास। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो इससे संबंधित पढ़ते रहते हैं। हिंदी भाषा और विकास, हिंदी भाषा और उसका विकास, ये पहली इकाई है। तो इसमें से जितने भी बिंदु है, चाहे व्याकरण है, चाहे भाषा से संबंधित है, उन्होंने कहीं न कहीं से पढ़ रखे होते हैं, तो उसको उसी तरह से सरसरी निगाह से देखें। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जो वस्तुनिष्ठ
कोई भी एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक भी ले आए, एक हो दो हो वस्तुनिष्ठ पुस्तक ले आए, उसको भी जरूर पढ़े। एक बात। दूसरी बात कि पुराने पेपर अगर आपको मिल जाते हैं कहीं से, ये पुरानी गाइडें आती है उनमें मिल जाते हैं, पुराने पेपर भी अगर आप मिलते हैं तो उनको भी सरसरी निगाह मार ले। वस्तुनिष्ठ, ठीक है, ये तो सभी के लिए है, पूरे पाठ्यक्रम के लिए। अब मैं बात करता हूं पहली इकाई की, तो पहली इकाई भी ऐसी है। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में अगर आप बिल्कुल नए तो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में भी हिंदी पढ़ी होगी, फाइनल ईयर में भी पढ़ी होगी, एमए में भी पढ़ी होगी, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल नए तो नहीं है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस पर भी एक सरसरी निगाह मारें। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो सरसरी निगाह मारें, सभी के बारे में जानें कि आदिकाल क्या है, उसके मुख्य जो रचनाकार थे वो कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, इतना सा बस, विस्तार से ज़्यादा न जाए। उसके बाद भक्ति काल के प्रमुख, जैसे कितने भागों में बांटा गया है उसे, जैसे कि 4 भक्ति काल की बात करें तो हम 4 भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण काव्य धारा, फिर सगुण और निर्गुण को भी आगे, जैसे सगुण को कृष्ण और राम काव्य धारा, और निर्गुण जो है उसको क्या नाम है, निर्गुण जो उसको ये संत काव्य और प्रेम मार्गी काव्य, ये 2 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से इनके प्रमुख कवि कौन से थे और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, ऐसे सरसरी निगाह के रूप में साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते रहे। उसके बाद रीतिकाल आता है, तो उसके बारे में भी कितने भागों में बांटा गया है, फिर भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सरसरी निगाह लगाएं। उसके बाद हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, गद्य विधाओं के बारे में भी देख सकते हैं आप। और सरसरी निगाह देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube जो चैनल है उस पर सभी विधाओं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने करवा दिया है और ट्रिक भी करवाई है, तो वहां जाकर आप उस ट्रिक को भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सभी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने करवाया है, उनकी व्याख्या भी की है, तो वहां से भी करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अब इसके अलावा इकाई 3 आती है, तो इसमें साहित्य शास्त्र है, इसको भी आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं। और देखने से तात्पर्य है कि इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर सकते हैं। कुछ बिंदु इसमें ऐसे हैं जो पहले बहुत सी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। इकाई 5 है, इसमें जैसे मान लो इकाई 5 उदाहरण के रूप में बताता हूँ मैं प्रत्येक इकाई के लिए। जैसे इसमें दे रखा है गांधीवादी दर्शन, इकाई 5 में दे रखा है गांधीवादी दर्शन। अगर आपके पास कोई गाइड है, कोई छोटी बड़ी गाइड मिल रही है तो वो उठा लाए, उसमें गांधीवादी दर्शन के बारे में अगर 10 लाइनें दे रखी हैं तो वो 10 लाइनें ही आप पढ़ लें। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो गांधीवादी दर्शन का गूगल पर आप सर्च मारेंगे तो सर्च मारने पे बहुत से गांधीवादी दर्शन आ जाएंगे, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग। तो उनमें कहीं ना उलझे, क्योंकि आपने मतलब तीर लगाना है, लेकिन मतलब लग जाए तो तीर नहीं तो तुक्का ही मारना है, तुक्का मारना है। ऐसी स्थिति में क्या करना है आपने, नए विद्यार्थियों के लिए ये ठीक, ऐसी स्थिति में पहले ही टॉपिक पर जो 10 लाइनें आए उन 10 लाइनों को लिख लो या एक बार पढ़ लो, बस इतना ही काम आपने करना है कि अगर आप नए हैं तो, क्योंकि 20 दिनों में इतना ही काम होगा। अब हम आते हैं इकाई 5 पर। इकाई 5 हमारी क्या आ जाती है कि जो काव्य संग्रह है या कविताएं हैं वो है और उनके रचनाकार, जैसे पृथ्वीराज रासो है, अमीर खुसरो है, विद्यापति की पदावली है, कबीर है, जयसी ग्रंथावली है। तो इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से हम नहीं जा सकते। इनके बारे में चाहें तो आप YouTube पर सर्च मार के कोई एक छोटी छोटी वीडियो देख लें स्पीड से, जो 10 मिनट की 15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो, उनको देखते जाएं। जो भी समझ में आता है, समझ में आए ना आए, याद हो न हो, वो एक बात। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसमें जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के रचनाकार या रचनाकार की रचना का नाम जरूर ध्यान होना चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है कि कबीर, अब कबीर किसकी रचना है या कबीर किसके द्वारा संपादित है, तो यहाँ दे रखा है, आप वहाँ पर प्रश्न आ जाए कि कबीर किसकी रचना है, किसके द्वारा संपादित है, तो वहाँ आप ये न कर पाएँ तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें दे रखा है कबीर किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब जयसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया था, तो किसने किया था जयसी ग्रंथावली का संपादन, इसमें दे रखा है रामचंद्र शुक्ल। तो ये कम से कम रचनाएं और रचनाकार के नाम आपको 100% ध्यान में रहना चाहिए। जैसे इसमें आया कि प्रिय प्रवास जो है
वो किसका काव्य संग्रह है या किसकी रचना है। प्रिय प्रवास जो है वो किसकी रचना है, तो हरिओद की रचना है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की। तो कम से कम जो नए विद्यार्थी हैं वो पाठ्यक्रम पर रट्टा जरूर मार ले। जैसे इसमें आते बांधो न नाव इस ठाव, किसकी रचना है, बांधो न नाव इस ठाव, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, किसकी रचना है, निराला की। तो ये तो कम से कम हमें ध्यान होना चाहिए, जो इसमें लिखा हुआ है वो सभी रचनाएं और उनके रचनाकार का कम से कम अच्छे से रट्टा मारकर जाएं, और उसके बारे में जो भी सामग्री मिलती है छोटे रूप में स्पीडली एक बार पढ़कर जाएं, और एक बार जरूर देखें। और 20 दिनों में आप देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी मिल जाता है, गूगल पर भी मिल जाता है, और अगर आपके पास गाइड है तो उसमें भी लगभग इसके बारे में बता रखा होगा। विस्तार से आप न जाएं, किसी भी बिंदु के विस्तार पर न जाएं, क्योंकि अब 20 दिन में आप विस्तार से चाहें पढ़ना चाहें तो 20 दिन की ऐसी कंडीशन है कि 20 दिन में आपको एक रचना जैसे नागमती वियोग खंड है तो वो भी याद नहीं कर पाओगे ढंग से। इसके बाद उपन्यास आ जाते हैं। अब उपन्यास देखो, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु है, गोदान है, शेखर की जीवनी है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो ये सभी उपन्यास जो है इनके बारे में, इनके रचनाकार के बारे में ध्यान होना चाहिए, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि देवरानी जेठानी की कहानी जो है उसके प्रमुख पात्र कौन से है, उसकी रचनाकार कौन से है, उसकी रचना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये जानकारी थोड़ी सी जो 10 लाइनों में हो, और स्पीडली आप कर सकते हो, और चाहो तो लिख भी सकते हो। 10 दिनों में ये काम आप कर सकते हो, और 10 दिन उनके एक बार सरसरी निगाह से फिर देख सकते हो स्पीडली। और 7वीं जो इकाई है वो कहानी की है, तो इसी तरह कहानी का भी आप कर सकते हो। जैसे इसमें दे रखा है चंद्रदेव से मेरी बात या दुलाई वाली कहानी किसकी है, तो राजेंद्र बाला घोष की है। तो ये कहानी और कहानीकार का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, और इनके बारे में सर्च मार के आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो सभी संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, जैसे हिंदी निबंध है, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विद्याएं हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि सभी के सभी जो है अपने YouTube चैनल पर है, और इनके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने करवाए हैं, और कुछ हद तक उनके बारे में भी बताया है। तो चाहे तो आप सरसरी निगाह से वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपका ज़्यादा समय वेस्ट होने वाला नहीं है। इसके बारे में और भी बता देना चाहता हूँ कि एक जो दिन होता है उसमें कम से कम हम 15 घंटे पढ़ सकते हैं, 15 नहीं तो 12 घंटे कहीं नहीं गए। 12 घंटे की बात करूँ तो एक क्षेत्र की हम अगर 20 मिनट की वीडियो देखें, 20 मिनट की अगर वीडियो देखते हैं तो 20 मिनट की वीडियो देखते हैं तो 5 वीडियो 1 घंटे में देख सकते हैं, और 12 घंटों में हम 60 वीडियो देख सकते हैं। 12 घंटों में 60 वीडियो देख सकते हैं, 10 दिनों में हम 600 वीडियो देख सकते हैं, और 600 की हमें ज़रूरत भी नहीं है। 600 वीडियो देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, 600 बिंदु हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप चाहें तो YouTube से सर्च मार के, अगर सच्चे मन से आप तैयारी करना चाहते हैं तो सर्च मारकर एक बार सभी के बारे में 10-10 पंक्तियां आप लिख सकते हैं। 10-10 पंक्तियां आप सभी के बारे में लिख सकते हैं। उन 10-10 पंक्तियों को आगे के 10 दिनों में सरसरी निगाह से एक बार फिर से देखते हैं, 2 बार 3 बार भी आप देख सकते हो, और साथ साथ में आप चाहें तो कोई भी वस्तुनिष्ठ पुस्तक है वहाँ से कर सकते हो, और पुराने पेपर भी आप कर सकते हो। इस तरह से क्या हो सकता है कि चांस बन सकते हैं आपके कि आप 20 दिनों में JRF नहीं तो नेट क्लियर 100% आप करें। इसी तरह इकाई 8 जो है वो हिंदी नाटक है। अब हिंदी नाटक की बात करें तो इनके बारे में भी मैंने बता रखा है अपने YouTube चैनल पर, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके बारे में, जैसे मान लो नाटक की बात करें तो अंजो दीदी नाटक किसका है, अब वहाँ पूछ लिया जाए कि अंजो दीदी नाटक किसका है, तो सीधा सीधा इसमें दे रखे कि अंजो दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है। तो पुराने पेपर है उनके अंदर ऐसे प्रश्न भी आए हैं। अंजो दीदी नाटक की रचना कब हुई थी, उसके प्रमुख पात्र कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो इस तरह से ये जो 2 लाइनें, 5 लाइनें, 4 लाइनें, 10 लाइनें, इतनी सी आप याद करेंगे तो आपका कहीं न कहीं नेट या JRF दोनों में से एक में बात बन सकती है। और प्रमुख रूप से नेट और JRF दोनों का उद्देश्य जो रहता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है। तो बहुत जल्दी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद है, काफ़ी सारे पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के आने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में आप अगर नए हैं तो दिन रात मेहनत करें, दिन रात मेहनत करेंगे तो आप नेट क्लियर कर सकते हैं, और नेट क्लियर आप हो जाएगा आपका तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास 1 वर्ष का कम से कम समय होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकलने के बाद आपके पास 1 वर्ष का समय होगा, तब आप डटकर विस्तार से तैयारी इसकी कर सकते हैं। कितना भी विस्तार से आप तैयारी कर सकते हैं उसके पाठ्यक्रम को देखते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बिंदु अगर आप नेट या JRF करना चाहते हैं, चाहे वो पुराने विद्यार्थी हैं, चाहे वो नए विद्यार्थी हैं, चाहे वो पुराने विद्यार्थी हैं, चाहे वो नए विद्यार्थी हैं,
किसी भी स्थिति के अंदर कोई भी बिंदु छोड़े नहीं, एक बात। और दूसरी बात, किसी भी स्थिति के अंदर पढ़ा हुआ जो है उसको रिवाइज जरूर करें तो 2 बार नहीं तो 1 बार जरूर रिवाइज करें किसी भी स्थिति के अंदर। साथ साथ में आपका रिवाइज का कार्य जो है वो चलता रहना चाहिए। ऐसा न सोचें कि हाँ अभी 20 दिन पड़े हैं और मैं ये बिंदु विस्तार से कर लेता हूँ, ये बिंदु विस्तार से कर लेता हूँ, ये बिंदु विस्तार से कर लेता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी बिंदु आप विस्तार से करते जाएंगे उतना ही पीछे वाला आप भूलते जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये समय सारणी बना ले कि दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे आप नया पढ़ेंगे और 5 घंटे पुराने को याद करेंगे, ठीक है। और उस ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि आप आने वाले 10 दिनों में, जब 10 दिन शेष रह जाते हैं, 10 दिन पूर्व अगर आपका पीछे का पढ़ा हुआ सारा आपने रिवाइज कर लिया है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं किया है तो 10 दिन पूर्व आप इसको नया पढ़ना छोड़ दीजिए। और अगर कोई बिंदु बचा है तो उस पर एक बार 1 दिन या 2 दिन देते हुए सरसरी निगाह मार लीजिए स्पीड से, या 10-10 पंक्तियां उसकी लिख लीजिए, 10-10 पंक्तियां लिख लीजिए और उसके बाद केवल रिवाइज कीजिए। क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपका याद करना जरूरी है, क्योंकि उस पर आपने बहुत अधिक मेहनत की है, चाहे पुराने हैं चाहे नए विद्यार्थी हैं, एक बात। और दूसरी, कोई भी बिंदु किसी भी स्थिति में छोड़े नहीं, चाहे उसकी 2 लाइनें पढ़ें, चाहे 3 लाइनें पढ़ें, चाहे 5 लाइनें पढ़ें। और इसके साथ साथ आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी नाटक दिए हैं उन नाटकों के नाटककार, जितनी भी कहानियाँ दी है उन कहानियों के कहानीकार और उनका सन, जितने भी उपन्यास दिए हैं उनका उपन्यास और उपन्यासकार और उनके सन, जितने भी निबंध दिए हैं उनके निबंधकार का नाम और उसका सन, ये सभी बातें आपको 100 से 100% याद होनी ही चाहिए। अगर आप 2023 की नेट जेआरएफ करना चाहते हैं और 2024 में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको ये कार्य करना ही होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेट जेआरएफ से संबंधित सभी वीडियो डाउनलोड, लगभग सभी वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, विधाओं से संबंधित और आगे भी बहुत अधिक करवाने वाले हैं 20 दिनों में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के लिए सदैव समर्पित हैं। कभी कोई समस्या हो तो 63 771 24 802 पर मैसेज कीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं को दूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।